नमस्कार साथियों, आप लोगों का सेंटर फॉर एम्बिशन के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जिस डिस्कशन के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उसमें हम लोग संविधान की अनुसूचियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो चाहे यूपीएससी में पूछे गए हों या यूपीपीसीएस में पूछे गए हों या जितने भी अदर स्टेट्स एग्ज़ाम हैं, कहीं का भी पीएससी का एग्ज़ाम है, उन सभी में ये डिस्कशन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और साथ ही आप अगर कोई वनडे का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। आप उन क्वेश्चंस को भी इस डिस्कशन के माध्यम से कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर ये जो हमारा जो आज का लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 5 है। तो इससे पहले हम 4 लेक्चर कर चुके हैं। उन 4 लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या कवर कर लिया है, ये एक बार आपको बस इंट्रो के लिए बता दे रहा हूँ कि हम लोगों ने जो क्लास 1 की थी, क्लास 1 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं उनको 8 क्वेश्चंस के माध्यम से किया था। इस पर पेज पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें लिखा है 8 प्रश्न से 50 प्रश्न। ये कैसे हो सकता है? क्वेश्चन तो 8 ही हैं, उसके अंदर 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 8 मल्टीप्लाई 4 4 ऑप्शन दिए गए, 32 ही होते हैं। लेकिन जिन लोगों ने भी हमारे पुराने लेक्चर्स को सुना है, पुराने डिस्कशन को सुना है, वो जानते होंगे कि हमारा जो डिस्कशन है वो इतना इंटीग्रेटेड है, इस तरीके से उसको डिस्कस किया गया है कि आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से कम 4 से 5 6 क्वेश्चन तक कवर हो सकते हैं। तो आप वहाँ से आप देखेंगे कि हमने उसी श्रृंखला में इस वाली सीरीज को भी हम आज उसी तरीके से डिस्कस करेंगे। अनुसूचियों से रिलेटेड यानी कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर जाएंगे। मैंने आपको बताया कि हम लोग कर क्या चुके हैं, एक सेकेंड। तो क्लास 1 के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, है ना। और इसी के बाद क्लास 2 में जब हम आए तो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड जितनी भी कमेटीज थी, कमेटी और इंटरिम गवर्नमेंट और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोर्स, इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक थे, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए थे पीवाईक्यूज के अंदर और जो बन सकते हैं, उन पर हमने डिस्कस किया था। जो लेक्चर नंबर 3 था, इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी देखा था। एक बात हमें आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि इसी यूनियन और टेरिटरी वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 1 और सब क्लॉज 1, इस आर्टिकल के अंदर बोला गया है इंडिया दैट इज भारत shall be a यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। उस वाले वीडियो के अंदर यानी लेक्चर नंबर 3 के इंट्रोडक्शन में 2 बार हमने यहाँ पर इंडिया लिख दिया है। तो आप लोग जब भी उस लेक्चर को देखें तो आप वहाँ पर स्टेट समझेंगे। यद्यपि हमने हिंदी के अंदर राज्यों का संघ लिखा है, राज्यों का संघ, लेकिन इंग्लिश में हमने यहाँ पर 2 बार इंडिया शब्द यूज कर लिया है। आप लोग जब भी अब उस लेक्चर को देखेंगे तो आप ध्यानपूर्वक से उसको देखते हुए यह समझ लेंगे कि उसके अंदर इंडिया ना होकर यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट है। लेक्चर 4 के अंदर हम लोगों ने क्या देखा है, लेक्चर 4 के अंदर हमने प्रियम्बल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं और जिनकी आगे भी पॉसिबिलिटी है, उन सारे क्वेश्चंस को हमने इसी एक सेशन के अंदर कवर किया है। आज जिस सेशन को हम करने वाले हैं उसमें हम लोग करेंगे क्या, अनुसूचियों से रिलेटेड। अब हम अनुसूचियों से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। अच्छा, अनुसूचियों पर आने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे आज इस सेशन के अंदर नए आ रहे हैं वो एक बात समझ लें, हमारा ये जो डिस्कशन का तरीका है थोड़ा इस तरीके से बनाया गया है कि आप क्वेश्चन पर कम फोकस करके आप सीखने पर, और सीखने के साथ साथ आप यह देखेंगे कि आप उसमें से अपनी जो बुक रखे हुए हैं या जो भी आप मटेरियल फॉलो कर रहे हैं उस मटेरियल में आप किस तरीके से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होना चाहिए, उसके बाद आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सही कर लेंगे, है ना। जब आपकी प्रैक्टिस होगी, आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे तो आप आसानी से सही कर लेंगे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, है ना।
फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हैं, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक में अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? इफ अ न्यू स्टेट इज टू बी क्रिएटेड इन द यूनियन ऑफ इंडिया, नई स्टेट क्रिएट करनी है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट नेसेसरीली बी अमेंडेड? तो अब ये क्वेश्चन आप तब सॉल्व कर पाएंगे जब आपको यह पता हो कि हमारे संविधान में जो अनुसूचियां दी गई हैं उन अनुसूचियों में कहाँ पर कौन सा विषय लिखा गया है। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वाली अनुसूची यहाँ हम आपको बताते हैं, ये इस पेज पर, इसके अंदर जो क्वेश्चन है इसमें आपको जो अनुसूचियां दी गई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो अभी पहले आप 4 अनुसूचियों के बारे में समझिए। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये अनुसूची शब्द जो आ रहा है बार बार, अनुसूची, इंग्लिश में इसको शेड्यूल कहेंगे, है ना। हमारे संविधान की ओरिजिनल कॉपी के अंदर ये 8 अनुसूचियां अवेलेबल थी। अभी वर्तमान की स्थिति यह है कि इसके अंदर 4 नई ऐड कर दी गई हैं। अब ये 12 अनुसूची हैं। इनको हम अभी आगे वाले किसी क्वेश्चन में बताएंगे। पहले हम यहाँ पर, और उसमें भी अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 और अनुसूची 4 की बात कर लेते हैं। ठीक है। अनुसूची 1 के बारे में जब आप बात करेंगे तो इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र नाम से या राज्य क्षेत्र का वर्णन देखने को मिलेगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुसूची 2 में जब आएंगे तो भारत सरकार के कुछ प्राधिकारियों के वेतन और भत्तों से रिलेटेड प्रावधान इस अनुसूची के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ वेतन एवं भत्ते। ठीक है। जब आप आगे बढ़ेंगे, 3rd नंबर के अनुसूची की तरफ जाएंगे तो फिर से वही आएंगे कि सरकार के कुछ प्राधिकारी या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के हेड के लिए शपथ से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, यानी ओथ से रिलेटेड प्रोविजन यहाँ पर दिए गए हैं। ओथ रिलेटेड प्रोविजन यहाँ पर दिए गए हैं। ये ओथ, अब इसमें आपको विशेष रूप से याद ये रखना है कि इसके अंदर किसकी ओथ से रिलेटेड प्रोविजन नहीं दिए गए, क्योंकि कई सारे लोगों के दिए गए हैं, जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, और संसद के सदस्य, लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सब के इसमें दिए गए हैं। तो अब आप यहाँ पर ओथ, इसमें वेतन और भत्ते, और उसके बाद हाँ ये ओथ से रिलेटेड जब बात आती है तो किसकी नहीं दी गई है, तो प्रेसिडेंट की ओथ इसके अंदर नहीं दी गई है, क्योंकि प्रेसिडेंट की जो ओथ का प्रोविजन है वो आर्टिकल 60 के अंदर सेपरेटली मेंशन किया गया है। यह बात आप यहाँ से याद रखेंगे। जब शेड्यूल 4 आएगा, अनुसूची 4 आएगी, तो इसके अंदर क्या किया गया है कि राज्यसभा की सीट्स के बारे में बात की गई है। राज्यसभा की सीट से रिलेटेड अनुसूची है अनुसूची 4। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि हमें कोई नया राज्य क्रिएट करना है तो आवश्यक रूप से हमको कौन सी अनुसूची संशोधित करनी पड़ेगी, है। यहाँ पर आपने देखा ही था कि ये क्रिएटेड इन द यूनियन ऑफ इंडिया, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट नेसेसरीली बी अमेंडेड। मुझे लग रहा है अब आप आसानी से इस आंसर को बता सकते हैं। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो आंसर ए होना चाहिए, क्योंकि आपने अभी अभी ये चारों ही शेड्यूल देख लिए हैं कि इन चारों शेड्यूल्स के अंदर क्या दिया हुआ। तो फर्स्ट नंबर में संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। जब भी संघ और राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी अमेंडमेंट लेकर आएंगे तो हमको अनुसूची 1 के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, और यही बदलाव हमको बताएगा कि हमने अनुसूची के अंदर किस जगह को या किस नाम को चेंज कर दिया है। बाकी क्या आपने दूसरी अनुसूची देख ही ली, तीसरे के बारे में जान ही लिया, और चौथी हमने बताई दी। यह क्वेश्चन आपका यूपीएससी में 2001 में आया, यूपीपीसीएस में 2008 में आया। आगे आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। वहाँ पहली अनुसूची से रिलेटेड पूछा था, चाहे आगे दूसरी से पूछा जा सकता है, तीसरी से पूछा जा सकता है और
चौथी से भी पूछा जा सकता है। पॉसिबिलिटी तो हर समय है। अगर वो 12 अनुसूची इस अनुसूचियों से रिलेटेड या शेड्यूल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इसमें आप ये मान के चलिए कि यदि आपने एक बार ढंग से पूरी की पूरी 12 अनुसूचियां याद इन द सेंस उनके सब्जेक्ट याद कर लिए कि उसके अंदर क्या आता है, और इससे रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट हैं उनको याद कर लिया, और इसमें जो बाद के प्रोविज़न जोड़े गए हैं उनसे रिलेटेड कुछ केस हैं सुप्रीम कोर्ट के, अगर उनको आपने याद कर लिया या उनको समझ लिया तो मुझे उम्मीद है कि आप अनुसूचियों से रिलेटेड क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करेंगे। और अगर हमारे साथ जुड़ के आपने इस सेशन को सुन लिया, तब भी मैं आपसे दावा कर सकता हूं कि आप इस अनुसूचियों से या शेड्यूल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से उनको पूरा कर लेंगे। करना आपको क्या है, हर बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक कॉपी एक पेन आपको अपना साथी बना लेना है। जब भी आप सेशन सुनेंगे, आपको जो भी पॉइंट नहीं आता है उसको बिना झिझक के अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची 3rd शेड्यूल में क्या उपबंधित है। यहाँ देखो, व्हाट इज प्रोवाइडेड इन द 3rd शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने आपको बताया है कि तीसरी अनुसूची किससे रिलेटेड है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, संघ के मंत्रियों के लिए पद की शपथ का प्रारूप, यही बात हमने अभी आपको बोली थी। किसके लिए? संघ के मंत्रियों के लिए। यह बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, यह बात भी अभी हमने बोली थी आपसे, है ना, इसके शपथ का प्रारूप। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, हमने अभी कुछ एक बात आपसे बोली थी। अगर आप लोगों को याद होगी तो आप आसानी से इसको बता पाएंगे कि इससे संबंधित हमने अभी कुछ प्रोविजन अलग से बताया था। मैंने कहा था आपसे आर्टिकल नंबर 60 में सेपरेटली राष्ट्रपति की शपथ से रिलेटेड प्रोविजन लिखे गए हैं। बाकी के आप देखेंगे, ये संसद के सदस्य के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, यहाँ पर आप देख लीजिए, फॉर्म द ओथ ऑफ द ऑफिस फॉर द मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, संघ के मंत्री के लिए, यूनियन मिनिस्टर के लिए शपथ। फॉर्म द ओथ टू बी टेकन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। फॉर्म द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, यहाँ पर मैं साफ मना कर रहा हूँ कि यह ओथ का जो प्रोविजन है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 60 में सेपरेटली मेंशन्ड है, तो आप वही याद रखेंगे, इसमें नहीं रखेंगे। फॉर्म द ओथ टेकन बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा भी यही शपथ ली जाती है। अब आप 3rd नंबर वाले को यहाँ से हटा सकते हैं, तो एक तो 3rd हमको यहाँ पर नजर आ रहा है, एक 3rd यहाँ पर नजर आ रहा है, बाकी का 3rd यहाँ दिख रहा है, तो ये वाले तो आंसर हो नहीं सकते। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए, जिसके लिए हम इतना एक्सरसाइज किए हैं, वो है आंसर होना चाहिए 1, 2 और 4। क्या आपको ये बात समझ में आ पाई? अगर आ गई है तो आप मुझे बता सकते हैं, और अगर कुछ रह गया है तब भी आप बता सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी कि 1, 2 और 4 नंबर जो है ये हमारा आंसर होना चाहिए। क्या क्या हुआ इसके अंदर? संघ के मंत्रियों के लिए शपथ का प्रोविजन हो गया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड प्रोविजन हो गया, और संसद के सदस्य के द्वारा जो शपथ ली जाएगी उससे रिलेटेड प्रोविजन हो गया। तो आप इस तरीके से तीसरी अनुसूची यानी कि 3rd शेड्यूल के बारे में समझ सकते हैं, और आगे जब भी अब आपको क्वेश्चन मिलेंगे उन क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे अब आज के, और इसमें क्वेश्चन नंबर 3rd आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को यह बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मेन एग्जाम हॉल के अंदर मिलेगा, तो आप उस एग्जाम हॉल के अंदर अपने पेपर के ऊपर अपना पेन यूज कर सकते हैं। और आपको सिली मिस्टेक से बचने के लिए मैं एक सलाह देता हूं, और यह सलाह हमारे 7 बार प्री निकालने के अनुभव से, 3 बार इंटरव्यू फेस करने के अनुभव से प्राप्त हुई है, तो उसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। जैसे ये नहीं पूछा गया है तो आप इस नहीं को बिल्कुल मार्क करिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। क्यों करिए इसको? ताकि आपको पता रहे कि इसमें नोट वाला आंसर की तरफ को हमको जाना है, यानी यह बताना है कि इनमें से कौन नहीं शामिल है। और कई बार आप अगर इस टाइप से
पिन पॉइंट नहीं करेंगे, पूछा गया होगा नहीं तो आप उसमें हाँ वाला आंसर करके आ जाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? तो इस चीज़ के लिए आप अपने पेन का यूज करिए पेपर में और इस तरीके से आप उसको नोटिफाई करिए, हाईलाइट कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए, ताकि आप उसमें कंफ्यूज ना हो और सिली मिस्टेक से बच जाए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, चौथी अनुसूची। क्या यह बात आपको पकड़ में आ पा रही है? अभी जस्ट हमने चौथी अनुसूची से रिलेटेड प्रोविजन एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो मुझे लग रहा है एक ये बात। शपथ का प्रारूप, ये तीसरी अनुसूची में बात हो रही है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और संघ सूची, ये जो क्वेश्चन है ये 2000, ये गलत यहाँ पर प्रिंट हो गया है। 71वीं बीपीएससी के अंदर यह सवाल 2025 में इस जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ है। अब आपको इसकी तरफ जाना है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यहाँ पहले इसको देख लो। एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, सीटों का एलोकेशन कहाँ पर? राज्यसभा के अंदर 4th शेड्यूल में। हमने अभी आपको पीछे 1, 2, 3, 4 4 शेड्यूल बताए हैं, चारों में हमने चौथा शेड्यूल बताया था कि राज्यसभा के अंदर राज्य और संघ शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन संबंधी जो सब्जेक्ट हैं, आवंटन से रिलेटेड जो प्रोविजन है वह हमको चौथी शेड्यूल के अंदर देखने को मिलते हैं। फिर लिखा है ओथ से रिलेटेड प्रोविजन, तो अभी आपने पढ़ा है। 3rd शेड्यूल पीछे ही पढ़ा है आपने, 2nd नंबर का क्वेश्चन भी आपने किया है। तो ये 3rd शेड्यूल के अंदर ये प्रोविजन दिए गए हैं। यहाँ तक आप क्लियर हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज 6th शेड्यूल दे रहा है ये, और यूनियन लिस्ट 7th शेड्यूल दे रहा है। अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो इतना तो हमने इधर ही लिखा था, अब आगे के प्रोविजन आप यहाँ पर देखिए। एक बार इस वाली स्लाइड को ही हमने इसलिए खोला है, पहले में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे में वेतन भत्ते, तीसरे में ओथ रिलेटेड प्रोविजन, चौथे में राज्यसभा की सीट। अब आता है आपका शेड्यूल 5 यानी अनुसूची 5, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान, प्रोविजन रिलेटेड टू शेड्यूल्ड एरियाज है, प्रोविजन रिलेटेड टू शेड्यूल्ड एरियाज। और प्रोविजन किसके लिए? प्रशासन के लिए। तो ये तो हो गया 5वीं अनुसूची में। 6वीं अनुसूची जो आती है वो आती है आपके AMTM, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके जो अनुसूचित क्षेत्र हैं इनसे रिलेटेड, या कह सकते हैं कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से रिलेटेड जो प्रशासनिक प्रोविजन दिए गए हैं। शेड्यूल 5 के अंदर शेड्यूल एरिया के लिए के प्रशासन से संबंधित प्रोविजन प्रदान किए गए हैं। कहाँ पर? अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 के अंदर अनुसूचित जनजातियों के जो प्रशासनिक क्षेत्र हैं वहाँ के लिए प्रोविजन दिए गए हैं। अनुसूची 6 के अंदर कौन से प्रोविजन देखने को मिलेंगे आपको? अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन से संबंधित प्रोविजन देखने को मिलेंगे। इसके बाद आती है अनुसूची 7। अब 7 अनुसूची को हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताते हैं। एक बार अगर समझ में आ जाएगा ना, रटना नहीं है, बस काम कितना करना है, जहाँ भी पढ़ते हैं आप अपनी टेबल के पास सारे शेड्यूल को एक पेज पर लिखिए और अपने आँख के सामने इसको चस्पा कर लीजिए। जब आप देखेंगे 2-4 बार दिन में आपकी नज़र जाएगी तो आपको ये आसानी से और हूबहू याद हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये आपके हो जाएंगे। अभी तो ये पढ़ाए हैं, अपने बनाने हैं, तो इसके लिए क्या करना है, अपने सामने इसको लगा लीजिए। अब हम आते हैं 7th शेड्यूल पे। 7th शेड्यूल आपने देखा होगा कि एक विधायी संबंध है, विधायी संबंध। इसके अंदर अब विधायी संबंध आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? अब विधायी संबंध की अगर बात करेंगे
इसका विषय नहीं है, अलग है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। विधायी संबंध आपको मिलेंगे भारतीय संविधान के भाग 11 के अंदर, अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में वर्णन किया गया है, या उनसे रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है वो उसमें दिए गए हैं। विधायी संबंध के अंदर एक विषय आता है विधायी विषयों का विधायी विषयों का बंटवारा। लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट जितने भी हैं इनका सभी का बंटवारा होगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा? 7th शेड्यूल में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो शेड्यूल दिए गए हैं, इसी 7th शेड्यूल में क्या किया गया है, 3 सूचियां दी गई हैं। एक तो दी गई है यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची। दूसरी लिस्ट दी गई है स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, है ना। तीसरी दी गई है कनकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां कहां पर मिलेंगी? अनुसूची 7 शेड्यूल 7 के अंदर। एक एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट ये है कि ये सारी जो सूचियां दी गई हैं ये अनुच्छेद 246 के अंदर देखने को मिलती हैं। 246 के अंदर ये सूचियां, मतलब अगर हम इन लिस्ट की बात करें तो ये अनुच्छेद 246 में मिलेंगी और आपको अनुसूची 7 में शेड्यूल 7 के अंदर देखने को मिल जाएंगी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, तभी तो आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। ये तो क्वेश्चन था, ये आ गया। देखो यूनियन लिस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो आपको यहाँ दिख ही रहा है, ये दिया हुआ है। 6th शेड्यूल में हमने आपको अभी बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रशासन से रिलेटेड प्रोविजन है, ये आपको 5th शेड्यूल के अंदर देखने को मिलेगा। 5वीं अनुसूची के अंदर यह प्रोविजन दिए गए हैं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। ये वाले में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज कहाँ पे मिलेगा? 5th शेड्यूल में, 5th शेड्यूल के अंदर। तो आपका जो आंसर होना चाहिए, इसमें पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, हैं? अगर आप पढ़ लेते कौन सा सुमेलित है और बाई चांस कहीं आपको इन चारों में से कोई एक ही अनुसूची उस समय याद आ पा रही हो तो आप वही तो आंसर करके आ जाएंगे। आपको लगेगा ये तो मुझे पक्का पता है, और आपने ऊपर नहीं देखा कि उसने पूछा था इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच या मैचिंग। तो अब आप क्या करेंगे, इसका आंसर यहाँ पर हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि ये है। हमने जैसा आपको बताया कि 6th शेड्यूल के अंदर जब भी आप बात आएगी तो AMTM से रिलेटेड, इनके प्रशासन से रिलेटेड जो प्रोविजन है उनको हम 6th शेड्यूल के अंदर रखेंगे। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये संघ सूची आपको 7th शेड्यूल में मिल जाएगी। अब यहीं पर राज्य सूची दी गई होती तब भी 7th शेड्यूल, कनकरेंट लिस्ट दी गई होती तब भी 7th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। ये एकदम फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। और इधर भी पूछा है आपसे हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर इंक्लूड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहले तो आप इसके संबंध में पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद हम देख लेते हैं। देखो 7 शेड्यूल हमने वहां पर बता दिए हैं, यानी 7 शेड्यूल हम वहां बता चुके हैं। अब हम आपको बता रहे हैं अनुसूची अनुसूची 8। अब अनुसूची 8 से रिलेटेड जब भी बात आएगी, 7 तक हो गई है, अब 8वें नंबर की जब अनुसूची आएगी तो ये आपको कहां से मिलेगी। फिर उसके बाद आपको अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11 और अनुसूची 12। 9, 10, 11, 12। जब अनुसूची 8 की बात आती है तो ये भाषा से रिलेटेड है। भाषा कौन सी? जिन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह दी गई है उन भाषाओं के रिलेटेड, यानी 8वीं अनुसूची रिलेटेड टू लैंग्वेज, तो उनमें लैंग्वेज से रिलेटेड है। अब 8वीं अनुसूची के संबंध में आपको क्या क्या बातें जान लेनी है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हो। भाषा, जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को हमने स्वीकार किया, अपनाया, कब?
26 जनवरी 1950 को लागू किया, 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। उस समय इसके अंदर 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। वर्तमान में आप अगर देखेंगे, ये था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। या एक सेकेंड, मूल संविधान के अंदर आपको, मूल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी भाषाएं देखने को मिलेंगी आपको? मूल संविधान के अंदर 14 भाषाएं, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान की सिचुएशन जब आप देख रहे होंगे तो आपको यहां पर मिलेंगी 22 भाषाएं, और बाकी की एड ही तो की गई होंगी। अब उनका एडिशनल आप इस चीज को अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हो। 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें एक सिंधी भाषा को जोड़ा गया, फिर 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को इसके अंदर ऐड किया गया। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92 नंबर का संशोधन, इससे 4 भाषाओं को ऐड किया गया। उसमें जो भाषाएं जोड़ी गई थी उसमें थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं। अगर आपने इतना कर लिया तो आप ये मान लीजिए कि 8वीं अनुसूची से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। एक ये 21वां संविधान संशोधन, इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब आप देख सकते हो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये हो गई वर्तमान की 22 भाषाएं। मुझे लग रहा है अब आपको 8वां शेड्यूल पूरा समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप लिख सकते हैं, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, अपनी कॉपी बनाइए और उस पर यही इस टाइप के एक्स्ट्रा जो एडिशनल फैक्ट हैं उनको आप लिखिए। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि आप उसको लिखिए। इनके ईयर भी आप इसके साथ लिख सकते हो। ये 1967 का अमेंडमेंट है, ये 1992 का अमेंडमेंट है और ये 2003 का अमेंडमेंट है। ये इतना काम आप इसके अंदर और कर सकते हो, ठीक है। ये रेड वाला दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड मैं फिर से लिख दे रहा हूं। 1967 और 1992, ये 1967 21, 1992 71वां संशोधन और 2003 ये 92 नंबर का संशोधन। इस तरीके से अगर आप अपनी पढ़ाई करेंगे ना तो आप क्या समझते हैं, आपके प्री के स्तर के जो क्वेश्चन हैं वो एकदम करेक्ट होंगे। और इसके साथ आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, जब आप मेंस का क्वेश्चन लिख रहे होंगे तो आप केवल बातें बनाने की तुलना में आप संवैधानिक प्रोविज़न, संविधान में किस सब्जेक्ट, किस अनुसूची के अंदर, किस अनुच्छेद के अंदर, किस भाग के अंदर क्या प्रोविज़न दिए गए हैं, उन बातों को भी आप अपनी मेंस की कॉपी में कोट करके आप आएंगे। तो आप क्या समझते हैं, आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा। मेरा अगर 128 हाईएस्ट मार्क्स हम GS 2 पेपर में लाए हैं तो, और एक बार नहीं, एक बार 128 आए हैं, एक बार 116 आए हैं, अभी लेटेस्ट 2023 वाले में, तो आप भी ला सकते हैं। कैसे आते हैं, आप उसको फैक्ट प्लस उसके साथ जो एनालिसिस पूछा जा रहा है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न उसके साथ अपनी एनालिसिस देंगे तो आपका क्वेश्चन ज़्यादा ऑथेंटिक होगा और आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये हो गया। अब आए हम 9 नंबर के अनुसूची पर। तो 9वीं, ये आप यहाँ से विशेष रूप से याद रखेंगे कि ये जो इतनी 4 अनुसूचियां हैं ना, ये किसी न किसी संविधान संशोधन के माध्यम से ही ऐड की गई हैं। तो 9वीं अनुसूची की जब हम बात करते हैं तो ये 9वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, कुछ ऐसे कानून हैं सरकार के, उन कानूनों को 9वीं अनुसूची के अंदर रखकर एक तरीके से इम्यूनिटी प्रदान की जाती है कि उनमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, या ये कह सकते हैं कि उसको लाया गया था कि न्यायालय उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है। हालांकि ये स्थिति बाद में बदल गई, हम अभी आपको एक केस के माध्यम से इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो पहले तो आप इसको समझ लीजिए, 9वां जो अनुसूची है वो फर्स्ट अमेंडमेंट के माध्यम से 1951 में जोड़ा गया है। 9वां शेड्यूल, 9th नंबर का शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट के माध्यम से 1951 में ऐड किया गया है। 10वां जो शेड्यूल है ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोध,
दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड है और इसको 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से ऐड किया गया है। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनेंगे आप। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन से 1951 में जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ के माध्यम से 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची की जब हम बात कर रहे हैं तो इसको 73rd नंबर के अमेंडमेंट से 1992 में 1992 के अंदर ऐड किया गया। और ये 12 नंबर की जो अनुसूची है इसको 74th नंबर के अमेंडमेंट के माध्यम से 1992 में ऐड किया गया। 11वीं जो अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं जो अनुसूची है वो नगरीय निकायों से संबंधित है, अर्बन लोकल बॉडीज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची के अंदर जो सब्जेक्ट रखे गए हैं, 11वीं अनुसूची के अंदर जो सब्जेक्ट रखे गए हैं वो 29 विषय रखे गए हैं। यानी जैसे संघ सूची, तो संघ सूची में ओरिजिनल रूप से जो विषय हुआ करते थे वो 97 विषय हुआ करते थे, अभी वर्तमान में 100 के आसपास हैं। राज्य सूची के अंदर 66 विषय हुआ करते थे, अभी 61 विषय के आसपास हैं। संवर्ती सूची के अंदर 47 विषय हुआ करते थे, वर्तमान में आप देखेंगे 52 विषय हैं। यानी ये जो सब्जेक्ट लिखे गए हैं ये बता रहे हैं कि संघ सूची में जो शामिल विषय हैं केंद्र सरकार उनके ऊपर कानून बना सकती है। वैसे ये है कि ये पंचायती राज यानी जो ग्राम पंचायत है वो कितने विषयों पर कानून बना सकती है, तो 29 विषयों पर, 29 विषयों पर काम कर सकती है। डिपेंड ये करेगा कि राज्य सरकार ने उसके लिए क्या क्या और प्रोविजन बना के रखे हुए हैं। ऐसे ही 12वीं जो शेड्यूल है इसके अंदर 18 विषय आपको देखने को मिलेंगे जिन पर अर्बन लोकल बॉडीज काम कर सकती हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं और जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा था इजी हो गया कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। अब आप आसानी से बता सकते हो कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। अभी हमने आपको बताया 29 विषय हैं। और 11वीं अनुसूची कहाँ से आई यह बात भी हमने आपको बता दी है। मुझे लग रहा है अब आप आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे और अगर ध्यान से सुनेंगे तो बिल्कुल मैं दावा भी कर सकता हूँ कि हमारे इस सेशन के बाद आप किसी भी तरीके के अनुसूची से आई हुई रिलेटेड क्वेश्चन करने बैठ जाना, आप आसानी से उनको सही हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2018 में पूछा था कि भारत की संसद किसी कानून को भारत की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। किसी भी कानून लिख सकते हो यहाँ, किसी भी कानून में। यानी द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा है 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय के द्वारा भी नहीं किया जा सकता। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है। द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामाइंड बाई एनी कोर्ट। बस यही हमें थोड़ा सा देखना है, करेक्ट को चुनना है। पहला ऑप्शन है केवल 1, सेकंड है ओनली 2, थर्ड है बोथ 1 and 2 और डी है नाइदर 1 नाइदर 2। उससे पहले कि आप इस क्वेश्चन को हल करें, आप इससे पहले एक केस के बारे में सुन लीजिए तो आप, मुझे लग रहा है, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जैसा हमने आपको बताया था कि 9th नंबर का शेड्यूल है, 9th शेड्यूल ये आया कब? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के माध्यम से इसको हमारे भारतीय संविधान के अंदर ऐड किया गया। इसमें एक अनुसूची जो बनाई गई 9वीं अनुसूची, इसमें सरकार कुछ ऐसे कानूनों को संरक्षण प्रदान करती थी जिन्हें जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से बचाया जा सके। शुरुआत में ऐसा ही रहा, लेकिन बात है वर्ष 2007 की। वर्ष 2007 की एक मामला आता है न्यायालय में, उसका मामले का नाम है मामले का नाम है I.R. कोएल्हो वर्सेस तमिलनाडु। इसमें 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों के संबंध में न्यायालय में चुनौती दी गई। न्यायालय ने इस फैसले के अंदर क्या वर्डिक्ट दिया उसको आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे भी। न्यायालय ने कहा कि यद्यपि भारतीय संविधान के अंदर 9वीं अनुसूची विद्यमान है, लेकिन 24 अप्रैल
24 अप्रैल 1973 के बाद से कोई भी विषय यदि 9वीं अनुसूची के अंदर रखा जाता है तो उस विषय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 में प्रतिबिंबित मूल ढांचे से रिलेटेड विषय वस्तु को प्रभावित करने वाला अगर होगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई? इस IR कोएल्हो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई भी ऐसा कानून जिसे आपने 9वीं अनुसूची के अंदर रखा है, यदि उसका विषय वस्तु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 में प्रतिबिंबित मूल ढांचे से रिलेटेड विषय वस्तु को प्रभावित करता होगा या कम करता होगा तो फिर उस कानून की जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा की जा सकती है। यह बात आप याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। इसमें कहा गया था कि भारत की संसद किसी भी कानून को भारत की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। एकदम करेक्ट बात लिखी हुई है। करेक्ट बात क्या होगी यहाँ पर? करेक्ट बात ये होगी, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ लॉ, प्लेस इंडिया कैन प्लेस, या एनी लॉ भी लिख सकते हो, एनी लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है, ये बात बिल्कुल सही लिखी है। और इसके बाद जब सेकंड नंबर पे आप आते हैं तो इसमें लिखा द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड। ये कैन नॉट वाला जो पॉइंट है, इसकी वजह से ये हमारा पॉइंट गलत हो जा रहा है। ठीक है, अब इन्होंने पूछा कौन सा सही है, तो आप आसानी से इसका आंसर टिक कर सकते हो कि ओनली 1 इज करेक्ट। यही तो पूछा था और ये यूपीएससी 2018 में आया वो क्वेश्चन है। आप उस केस को भी समझ गए। हम आगे अभी आपको 8वीं अनुसूची से रिलेटेड भी एक केस बताएंगे, सॉरी 10वीं अनुसूची से रिलेटेड। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची अभी अभी आपने पूछी है ना, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर वाज द 9th शेड्यूल एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हमने अभी आपको बताया कि 9th शेड्यूल जो है इसको पहले संविधान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से 1951 में ऐड किया गया था, ऐसा मैंने अभी आपको बताया। अब 1951 में जब फर्स्ट अमेंडमेंट आ रहा है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य संभाले हुए, तो ए नंबर का जो ऑप्शन है ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये वाला जो क्वेश्चन था ना, जस्ट पीछे वाला, ये इन्होंने लिखा नहीं है, ये यूपीपीसीएस में और एमपीपीएससी में आया हुआ सवाल है। ये वाला क्वेश्चन आपको यूपीएससी के 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया है, जो अभी आपने 7वीं अनुसूची के अंदर संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के बारे में देखा, उससे रिलेटेड कुछ कुछ सब्जेक्ट दिए गए। वो पूछ रहा है वो किस लिस्ट के अंदर आ रहे होंगे। पहले पूछा है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, ये कहाँ पर आएंगे। अंतरिक्ष अनुसंधान किस अनुसूची में आएंगे। जनगणना कहाँ पर आएगी। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन कहाँ पर आएगा। पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, स्पेस रिसर्च, सेंसस, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। इस क्वेश्चन को अभी पूछने का मकसद है कि अभी सेंसस हाल ही में कंडक्ट हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेंसस किस सूची का विषय है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सेंसस, यानी कि यहाँ पर 3rd नंबर आ जाएगा कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंदर जनगणना का विभाग या सेंसस का विभाग आता है, तो ये 3rd नंबर पे हो जाएगा। पुलिस और पब्लिक ऑर्डर यानी पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, ये राज्य सूची का विषय होता है, तो ये इस जगह पर आ जाएगा। अब हम आपको ये कौन से हो गए, एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। अब आ रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। अब पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल करना केवल संघ सरकार तो कर नहीं सकती, इसमें राज्यों की भागीदारी भी लगी होती है, तो इस वजह से इनको हम रख देंगे कहाँ पर, 4थे नंबर को लिख लेंगे कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, अब स्पेस रिसर्च, ये न यूनियन लिस्ट का विषय है, न स्टेट लिस्ट का विषय है, न ही कंकरेंट लिस्ट का विषय है, तो इसको हम रखते हैं रेजिडुअरी सब्जेक्ट के अंदर, यानी अवशिष्ट शक्तियों के अंदर। तो ये कौन सा है, 2nd नंबर का। तो 3, 1, 4, 2 कहीं भी आ रहे होंगे, यानी ये ऑप्शन नंबर 1 में आ रहे हैं। हमने आपको जैसा कहा था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके भी हम आपको बताएंगे। जब भी आपको इस तरीके की सूची मिलाने वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप इसी तरीके से उनकी आगे नंबरिंग करेंगे, ताकि आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सही हल कर पाएं, इसके अंदर आप सिली मिस्टेक से बच जाएं। अब ये आपको नई आ रही थी यहाँ पर अपशिष्ट विषय, तो रेजिडुअरी सब्जेक्ट, ये आर्टिकल 248 के अंदर
दिए गए विषय होते हैं, जिसमें बताया गया है कि जो सब्जेक्ट संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची में नहीं दिए गए हैं उन सबको अवशिष्ट सूची के अंदर शामिल किया जाएगा और उन विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति होगी वो केवल और केवल पार्लियामेंट की होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और यूपीपीसीएस 2019 में इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, सही बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं पूछा, सही सुमेलित नहीं है। ये देखो हम भी हुए, ऐसे ही आपको पेपर में हो जाता है, पूछा गया है नहीं कर देते हाँ, हाँ पूछा गया है नहीं कर देते। करना क्या है, बोले ध्यान पूर्वक आपको उस क्वेश्चन को करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच्ड। पढ़िए आप, पहला दिया है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये स्टेट लिस्ट का विषय है। सेंसस यूनियन लिस्ट का, ये तो आपने अभी देखा। एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा सेकंड शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, अभी आप पीछे भी देख के आए। जनगणना संघ सूची, अभी आपने देखा। राज्यसभा में सीटों का आवंटन क्या द्वितीय अनुसूची में है? नहीं है, आप पढ़ चुके हैं ना। तो ये किस सूची में है? ये आपका 4th शेड्यूल में है। राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है वो कहाँ पर है? चौथी अनुसूची के अंदर ही तो है। पहली के अंदर आपने संघ और राज्य क्षेत्र देखा, दूसरी में वेतन के वगैरह के बारे में देखा, तीसरे में ओथ को देखा, चौथी में राज्यसभा की सीटों के बारे में है। एंटी डिफेक्शन लॉ कहाँ पर है? 10वीं अनुसूची में। किस संविधान संशोधन से आया? 52वें संविधान संशोधन से। बड़े ध्यान से आपको सुनना है, प्यार से इनको याद कर लीजिए। नहीं है पूछा था तो सी वाला जो आंसर है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने आपसे बोला था कि 10th शेड्यूल से रिलेटेड हम आपको एक केस और बताएंगे। 10वीं अनुसूची से रिलेटेड कुछ मामले थे, इसमें एक केस आता है कि हो तो होलोहन, कि हो तो होलोहन। ये इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि IR कोहेलो जो मामला है वो भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है, लो लिख लीजिए। और दूसरा हम पूछा जा सकता है आपसे कि किहोतो होलोहन का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में जो लाया गया था, ये भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। तो आप आसानी से बता देंगे कि 10th शेड्यूल से संबंधित है, यानी 10वीं अनुसूची से संबंधित है। मामला क्या है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, किसी दिन एंटी डिफेक्शन लॉ हम बताएंगे, उसमें हम इसके बारे में पूरी डिटेल आपको करके देंगे, वहाँ पर आप आसानी से इसको देख सकते हैं। अब आप लोग जो भी लोग इससे जुड़ रहे हैं, इन वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो उन लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि केवल आपका ही भला ना हो सके, बाकी जो भी एस्पिरेंट्स हैं जिनको पेपर देना है वो लोग भी अपना पेपर अच्छा कर सकें, अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। हैं, साथ चलने से ही कदम बढ़ते हैं, और साथ चलोगे आप भी बढ़ोगे। बताओ ना, हम बढ़ें सब बढ़ें, आप भी बढ़िए, सभी लोग बढ़ेंगे। और इसी प्रकार से आपके लिए ये सीरीज कंटिन्यू होती रहेगी। आपको अगर इससे लाभ हो रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जो भी आप सुधार चाहते हैं हम इसके अंदर सुधार भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कोई। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।